ये जो शेप है इसका मतलब है ये शेप जैसे अभी हमने कहा लेफ्ट टेल भी हो सकती थी, राइट टेल भी हो सकती थी, और ये बिल्कुल ऐसी भी हो सकती थी जैसे हमें नज़र आ रही है ये येलो किस्म के हिस्टोग्राम्स। इस तरह की शेप को हम कहते हैं कि ये शायद नॉर्मल शेप है, ये बेल कर्व है, नॉर्मल कर्व है, इस तरह की चीज़ आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह लें। तो होता क्या है इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन में, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, डेटा जो है वो एक सेंट्रल वैल्यू के अराउंड स्प्रेड हुआ होता है, और इसकी कोई लेफ़्ट या राइट टेल नहीं होती, वो समझ लें ऑलमोस्ट इक्वली स्प्रेड होता है दोनों, यानी अपनी सेंट्रल वैल्यू के अगेंस्ट, उसके अराउंड। और अगर हमारे पास इनफ सैम्पल्स हों तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती हैं। हाइट ऑफ पीपल, अगर हम बहुत सारे लोगों का हाइट का सैंपल लेना शुरू करें तो वो जो एवरेज हाइट होगी वो उस सैंपल की एवरेज हाइट जो कि वो आम तौर पे जो हमारी ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन की सैंपल हाइट है उसके करीब चली जाएगी अगर हम इनफ नंबर ऑफ सैंपल्स ले लें तो वो उस तरह से वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम मल्टीपल इस तरह के सैंपल्स लेंगे तो हमारे तमाम मीन्स होंगे वो सेंटर के करीब वाले मीन्स होंगे, सॉरी वो मीन्स जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स होंगे। यानी होगा ऐसे कि मीन के इर्द गिर्द सारी पॉपुलेशन विदाउट एनी टेल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ये कहना चाह रहा हूँ। हमारे एरर्स जो होते हैं मेजरमेंट्स में, वो भी अगर हम बहुत सारे एरर्स लेना शुरू करें तो वो भी इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे कि वो तमाम के तमाम एरर्स जो हैं वो मीन के अराउंड एक ही तरह से एक ही स्प्रेड हुए होंगे, इक्वली स्प्रेड हुए होंगे, ऐसे समझ लें आप, एक जैसे स्प्रेड होंगे दोनों तरफ। जो फॉर एग्जांपल नट एंड बोल्ट्स प्रोड्यूस करती है, कोई मशीन बनाती है प्रोडक्ट के तौर पे, उसके जो साइजेस होंगे, उनकी जो मेजरमेंट्स होंगी वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं। बहुत ज़्यादा एकेडमिक टेस्ट स्कोर्स ले लें तो वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। किसी एक क्लास के या दो क्लासेस के तो वो ऐसा नहीं कि फॉलो करें, वंस अगेन जैसे मैंने कहा इनफ सैम्पल्स हो तो फॉलो करेंगे। तो इस शेप को बेल कर्व भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ल इस बेल से मिलती जुलती लगती है। लोगों को तो उन्होंने बेल कहना शुरू कर दिया इसको। इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग जरा इन्हांस करते हैं इस बेल शेप कर्व की या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली कर्व की। इसमें होता ये है कि हमारा जो मीन है, मीन के अलोंग जो हमने कहा कि डेटा एक जितना ही डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ही तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट या एक स्टैंडर्ड डेविएशन राइट मूव करें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 34% डेटा होता है एक स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो ये जो -1 से लेके 1 तक स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट और एक स्टैंडर्ड डेविएशन राइट, हमारा टोटल पॉपुलेशन का 68% इन दो डेविएशंस में आ जाएगा। कब उसके बाद जो अगर हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन और मूव करें राइट टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट तो हमारा टोटल पॉपुलेशन का 95% इसमें आ जाएगा। और अगर हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन मजीद मूव करें यानी कि 3 डेविएशंस मूव करें तो हमारा 99.7% जो डेटा है वो हमारा इस यानी इन 3 या 6 डेविएशंस के अंदर आ जाएगा। 3 डेविएशंस टुवर्ड्स राइट ऑफ द मीन एंड 3 डेविएशंस टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द मीन। तो हमारी कर्व जो है उसके मीन से 3 डेविएशंस राइट और 3 डेविएशंस लेफ्ट के अंदर 99.7% डेटा हमारा कवर हो जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी बेस पे बाज़ का हम स्टैंडर्डाइजेशन भी परफॉर्म करते हैं। हमने ये वाली चीज़ भी देखी थी जब हम पीसीए परफॉर्म कर रहे थे कि पीसीए देखता है कि तमाम वेरिएबल्स जो है वो एक ही वो फॉर एग्जांपल वो मीन से कितना दूर है तो वो देखता है वो 0 से कितना दूर है। तो इसका मतलब है वो चाहेगा कि इसको ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन 0 हो, तो वो उसका मीन 0 रखना चाह रहा है। तो उसके लिए क्या किया था हमने, आपको याद होगा हमने एक ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि हमने हर वैल्यू को उसके मीन से उसका डिफरेंस लेके हमने नई वैल्यू असाइन कर दी थी। तो हमने कहा था कि ये हमने 0 मीन कर दिया या अपने डेटा को 0 मीन वाला डेटा बना दिया। अब स्टैंडर्डाइजेशन में हमने फिर कहा था कि हम जो फीचर स्केलिंग की बात कर रहे थे कि वो भी हम कर सकते हैं। फीचर स्केलिंग में हमने कहा था एक तरीका तो मैक्स माइनस मिन के जरिए हो सकता है, उधर हम SI से डिवाइड कर रहे थे।
और दूसरा तरीका हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिग्मा विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे डिवाइड कर दिया गया। तो हमने मीन नॉर्म मतलब जीरो मीन वाले डेटा को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया, तो हमारा डेटा जो है वो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज हो चुका है। तो हमारा डेटा की शक्ल नहीं बदलेगी इससे, ये समझने वाली बात है। शक्ल बदलने की बजाय हमारी जो पहले मीन फॉर एग्जाम्पल 1010 आ रहा था, अब हमारा मीन 0 हो गया है, और हमारी डेविएशन जो इसके बीच में कहीं आ रही थी वो हमारी डेविएशन अब 1 हो जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो चुकी होगी आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन। तो अब ये जो हमारी इस एक्स एक्सिस पर वैल्यूज आ रही हैं, इनको हम कहते हैं हमारे जी स्कोर्स। तो हम कितनी डेविएशंस दूर हैं अपने मीन से, ये हमारा जी स्कोर है। +1 दूर है तो हम राइट साइड पर एक डेविएशन दूर है, -1 जी स्कोर है तो हमारा लेफ्ट साइड पर एक डेविएशन दूर है। और हम किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इस छोटे से प्रोसेस के तहत, यानी उसके हर पॉइंट को मीन से उसका डिफरेंस निकाल लें और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दें, तो हम कह देंगे जी हमने स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म कर दिया और अब हमारी कर्व स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई? ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो। तो पीसीए के केस में हमने इसका एक एप्लीकेशन देख भी ली हुई है कि पीसीए में अगर कुछ वेरिएबल्स जो थे वो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी वैल्यूज ले रहे थे, तो हमने देखा ये था कि डेटा को फीचर स्केलिंग करने के बाद, या जिसको हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन कह रहे हैं, वो करने के बाद ऐसे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की भी कंट्रीब्यूशन आ गई थी जो पहले में बिल्कुल कम कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि एक फीचर बहुत बड़ी वैल्यू की रेंज रखता था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ज़रा सा और समझते हैं, वो क्या है। हमने देखा था कि -1 से 1 तक का जो जी स्कोर है, यानी हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन में एक स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से जब दूर जाते हैं तो क्या होता है, तो हमारा 68% डेटा हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ नज़र आ रही है हमें, 15 + 15 इज़ 30 और दिस इज़ 38, 19 + 19 38.2। तो 68.2% डेटा हमारा जो होगा वो इन दो स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन राइट और एक स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट होगा हमारा। अब बाकी आप अरिथमेटिक कर सकते हैं। हमारा कुछ डेटा जो होगा वो फिर इससे बाहर भी लाई करता होगा, इन 6 डेविएशन से बाहर। 0.1% डेटा फॉर एग्जांपल इससे बाहर जा रहा होगा और 0.1% डेटा इससे बाहर जा रहा होगा, तो 0.2% डेटा हमारा बाहर भी फॉल करेगा। तो इसी को अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पर लेफ्ट से राइट ट्रेवल करते हुए हमारे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो 0.1% पॉपुलेशन होगी जो -3 जी स्कोर पर मौजूद होगी। और जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे 2.3% पॉपुलेशन हमारी -2 वाले जी स्कोर पर होगी, यानी यहाँ तक हम अपनी 2.3% पॉपुलेशन डील कर चुके हैं, ये हमारी इसमें कवर हो रही है। 1.7 + 0.5 इज़ 2.2 + 0.1 इज़ 2.3। -1 जी स्कोर पर पहुँचेंगे तो आपके 15.9% पॉपुलेशन आ चुकी होगी अभी तक। जी स्कोर 0 यानी मीन पर जब पहुँचे हम, तो हमारी 50% पॉपुलेशन जो होगी वो इस बेल कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व के अंदर हम देखें तो हमें 50% पॉपुलेशन मीन से लेफ्ट साइड पर नज़र आ रही होगी। मीन पर थ्योरेटिकली शायद कोई हो, प्रैक्टिकली शायद ही कोई हो, थ्योरेटिकली तो मतलब मीन तो एक ऐसी वैल्यू जो सबसे एस्टिमेट करके निकाली गई वैल्यू है। जरूरी नहीं कोई एक इंस्टेंस भी हो जो कि मीन पर लाई करता हो। बाकी फिर जैसे हम लेफ्ट साइड मूव करें हमारी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हमारी 100% पॉपुलेशन जो होगी वो इस 3 पॉजिटिव सिग्मा के बाद है कि 3 राइट साइड पर 3 डेविएशंस के बाद कहीं जाके हमारी बाकी पॉपुलेशन 0.1% पॉपुलेशन अभी भी लाई करती होगी। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज से बता रहा है कि हमारी कितनी % पॉपुलेशन लेफ्ट से राइट जाते हुए हमारी कवर होती जा रही है इस कर्व के तहत। तो डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कुछ शेप भी होती है, इसके बारे में कुछ बात हम क्लस्टरिंग के टाइम पर कर चुके हैं। हमारा डेटा जो है वो उसकी शेप एसिमेट्रिक भी हो सकती है, यानी उसकी स्क्यूनेस उसमें हो सकती है। जैसे कि मेरे यहाँ लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है कि ये एक स्क्यूनेस है, ये दूसरी स्क्यूनेस है जो ग्रीन बाउंड्री के साथ नज़र आ रही है हमें। नेगेटिव स्क्यूनेस कह रहे हैं इसको हम, जो कि लेफ्ट टेल डेटा है, और राइट टेल या लेफ्ट मॉडल डेटा को हम पॉजिटिव स्क्यूनेस कह रहे हैं। पॉजिटिव जो लेफ्ट जो हमारी पीक्स आती हैं, पीक्स आमतौर पर मोड की वजह से आती हैं, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यूज होती हैं वो हमारी पीक दे रही होती हैं।
दूसरी चीज़ जो हमारी शेप के बारे में समझने की होती है, एक तो स्क्यूनेस होती है कि शेप किस तरफ स्क्यूड है, दूसरी होती है पिकेडनेस यानी कितनी ऊंची या कितनी नीची है कर्व, कितनी फ्लैट एंड कर्व है, कितनी ऊंची कर्व है। इसको हम गॉसियन कर्व जो ब्लैक पर ही लग रही है एक तरह से, ये इसको हम गॉसियन कर्व के करीब भी कहते हैं, मेसोक्रोटिक भी कहते हैं इसको। तो इस चीज़ को कहते हैं कर्टोसिस। कर्टोसिस बताता है कि कितनी हाई पीक या लो पीक है, या कितनी फ्लैट एंड है या कितनी हाई पीक वाली कर्व है हमारी। हाई पिकेडनेस होगी तो इसको कहते हैं लेप्टोकर्टिक, और लो वाली कहते हैं प्लैटिकर्टिक कर्व। इन दोनों को, स्क्यूनेस को और कर्टोसिस को एक एक करके देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है डेटा की वो स्क्यूनेस के टर्म्स में देखी जाती है। एक चीज़ हमने जैसे अभी देखा, तो उसमें जो हमारा लेफ्ट स्क्यूड डेटा होगा या ऐसा डेटा जो लेफ्ट टेल वाला डेटा होगा, ये हमने ड्यूरिंग क्लस्टरिंग देखा भी था इस तरह का डेटा, तो इसको हम नेगेटिव स्क्यूनेस भी कहते हैं। इसमें होगा क्या, इसमें ज़्यादातर वैल्यूज़ हमारे मीन से राइट साइड पर पड़ी हुई होंगी, लेकिन टेल क्योंकि लेफ्ट साइड पर है तो देयर इज़ अ चांस कि हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो शायद लेफ्ट साइड पर ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमारा मीन जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर तभी आ सकता है कि फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ इस तरफ होने के बावजूद मीन अगर यहाँ पर लाइक कर रहा है, लेफ्ट साइड पर लाइक कर रहा है, तो इसका मतलब है एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होंगी वो टेल के साथ होंगी। इसको मेजर कैसे करते हैं, इस छोटे से फॉर्मूले से मेजर करते हैं। इस फॉर्मूले की इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर स्क्यूनेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो हमारा डेटा राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जैसे कि हमें ये नज़र आ रही है नीचे वाला ग्राफ। इसमें मोस्ट वैल्यूज आर कंसंट्रेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मीन, बिल्कुल ठीक है। और अगर मीन से लेफ्ट साइड ज़्यादा वैल्यूज होने के बावजूद मीन अगर इधर है तो इसका मतलब है देयर आर सम एक्सट्रीम वैल्यूज टूवर्ड्स द राइट। इफ स्क्यूनेस इज लेस देन 0 इट इज़ लेफ्ट स्क्यूड, इफ स्क्यूनेस इज 0 तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अराउंड द मीन। दूसरी चीज़ जो हमने कहा था वो कर्टोसिस थी। तो कर्टोसिस में हम देख रहे हैं कि हमने पिकेडनेस चेक करनी है डेटा की, कितना हाईली पीक आ रही है, डेटा में हाई पीक आ रही है या फ्लैट एंड पीक आ रही है, और टेल लंबी है या नहीं है, ये दोनों चीज़ें देख रहे होते हैं। हमारा स्प्रेड कितना कम रेंज पर स्प्रेड कर रहा है या कितना ज़्यादा रेंज पर स्प्रेड कर रहा है, ये दो चीज़ें देखने वाली चीज़ कर्टोसिस बताती हैं। इसका भी फॉर्मूला हमें नज़र आ रहा है, इस फॉर्मूला में सिर्फ हमें इस पावर में सिर्फ एक फ़र्क नज़र आ रहा है। इसकी इंटरप्रिटेशन है क्या, इसकी इंटरप्रिटेशन हमारी ये है कि अगर कर्टोसिस वाले इस फार्मूला के तहत जो वैल्यू निकली, इफ़ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 3, तो हम कहेंगे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की है कि वो बड़ी बारीक डिस्ट्रीब्यूशन है, शार्पर डिस्ट्रीब्यूशन है विद रेफरेंस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने बेल शेप वाली नॉर्मल गॉसियन कर्व देखी। तो हमारी ज़्यादातर वैल्यूज़ सेंटर के करीब करीब होंगी, यानी मीन के करीब करीब होंगी, टेल स्ट्रॉन्गर होगी, जैसा कि हमें लेप्टोक्रेटिक नज़र आ रहा है, इसको लेप्टोक्रेटिक कहते हैं। तो दूसरी जो है कर्टोसिस वाले इस फॉर्मूला से अगर हमारी वैल्यू लेस देन 3 आए तो हम कहेंगे ये हमारी फ्लैट किस्म की कर्व है, ज़रा सी डिस्ट्रीब्यूशन प्लैटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज़ एज कम्पेयर टू या विद रेफरेंस टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ फ्लैटर, और इसकी पीक जो होगी वो शार्पर नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी, बल्कि वाइडर ज़्यादा होगी। तो डेटा इसमें स्प्रेड ज़्यादा हुआ है, इसमें एक्सट्रीम वैल्यू के चांसेस कम है, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ कम है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वैल्यू। तो ये हमारी जो दो पिकेटनेस को मेजर करने की चीज़ें थी। तीसरा वैल्यू जो 3 वाली वैल्यू आएगी तो इसका मतलब होगा कि ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसको मेसोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने पिछली वाली तस्वीर में भी देखा था, हमने कहा था।